अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, स्टीरियो केमिस्ट्री का हमारा सेकंड पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आज हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से सुनना है। और यही पार्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि स्टार्ट करते हैं फाइंडिंग द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्ज़ाम में हर टेस्ट में ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कंपाउंड्स गिवन होते हैं, आपसे पूछा जाता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने पॉसिबल हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने पॉसिबल हैं, टोटल नंबर ऑफ जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो कितने पॉसिबल हैं। तो आज हम इसकी बहुत अच्छे तरीके से फार्मूलाज की डिस्कस करेंगे, और कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक दिस इज द सिस कंपाउंड, दिस इज़ द ट्रांस कंपाउंड। देखें, जब एक आपके पास सिस कंपाउंड है और एक ट्रांस कंपाउंड है और जस्ट ओनली वन डबल बॉन्ड कंपाउंडेड हैं, तो उस केस में एक सिस बनता है, एक ट्रांस बनता है। तो आप इजीली कह सकते हैं कि देयर आर टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एक सिस होता है और एक क्या होता है, ट्रांस होता है। लेकिन जब सबसे मेन प्रॉब्लम होता है कि जब आपके पास पॉलीइन सिस्टम होता है जिसके पास 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 4 होते हैं या 5, 6, 7 होते हैं, तो देन हाउ कैन यू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इसका आइए जानते हैं तरीका। तो पॉलीइन के केस में आपको देखना पड़ता है, दो चीज़ों का आपने इम्पोर्टेंट जो है ना अपने ख्याल रखना है। एक तो आपने उस स्ट्रक्चर को देखना है कि आइदर इट इज़ द सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके पास पॉलीइन सिस्टम हो जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो, 3 हो या 4 हो और उनके टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपने फाइंड आउट करने हो, तो आपने सबसे पहले देखना है कि वो जो गिवन स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। सबसे पहले आपने ये देखना है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल के केस में इसका फार्मूला बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप देखें कि अगर आपको पता चल जाता है कि दैट स्ट्रक्चर इज़ दी अनसिमेट्रिकल, तो उसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड आउट करने के लिए सिंपल फार्मूला है 2 की पावर n। क्या है? 2 की पावर n है और n इज़ दी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बेसिकली, या स्टीरियो सेंटर आप कह सकते हैं डबल बॉन्ड के। जनरली हम डबल बॉन्ड कहेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो n इज़ द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे और अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगी तो आप 2 की पावर n का फार्मूला लगा के आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एग्जांपल आपके सामने पेश की है। तो दिस इज़ दी, आप देखें कि यहाँ से अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो इसके ये दोनों जो पार्ट हैं, ये क्या है, दोनों जो पार्ट हैं, दीज आर नॉट दी आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। ये जब आइडेंटिकल दोनों पार्ट्स नहीं है तो इट मीन दिस स्ट्रक्चर इज़ दी अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। और जब अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो आपके पास एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है, तो टोटल 2 बॉन्ड्स हैं, तो इट मीन n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। और अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो आपने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है फॉर अनसिमेट्रिकल, 2 की पावर n। सिंपल फार्मूला है, बहुत ही सिंपल है। अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो दैट्स वेरी सिंपल फार्मूला, 2 की पावर 2। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसमें कितने पॉसिबल होंगे, वो 4 होंगे। ठीक हो गया। सिस हो सकता है, ट्रांस हो सकता है, सिस ट्रांस हो सकता है, ट्रांस सिस हो सकता है। तो ये 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या हैं, पॉसिबल है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं, फर्दर देख लेते हैं कि फॉर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, 2 की पावर n एंड n फॉर द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अगर आपके पास मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर है सिमेट्रिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो देन आपको 2 केसेस देखना होंगे। आपको देखना होंगे कि जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हैं वो इवन है या ऑड हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर स्ट्रक्चर होगी सिमेट्रिकल तो इस केस में 2 केसेस हैं। एक आपने देखा कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा या ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा। अगर 2 इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो फिर आपने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को फाइंड आउट करने का ये फार्मूला लगाना है। ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, रटा लगा लेना है इस फार्मूला को, और इसके अलावा फिर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो फिर आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला लगाना है। तो ये फार्मूलाज आपने याद रख लेने। अब हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं कि किस तरह कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। दिस इज़ द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। यहाँ से हमने इसको ब्रेक डाउन किया तो आपने देखा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो 2 आइडेंटिकल पार्ट्स हैं, ठीक है, और इनमें सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। तो ये हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल होगा, दिस इज़ दी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। और जब बात सिमेट्रिकल की आई है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि इसमें जो डबल बॉन्ड हैं वो इवन है या ऑड हैं। तो हमने देखा कि ये एक डबल बॉन्ड है, ये दूसरा डबल बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड है तो इवन बॉन्ड है। तो इवन के केस में मैंने फार्मूला कौन सा यूज़ किया है,
वो ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया। तो 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, और n रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड को। तो ठीक हो गया। तो 2 डबल बॉन्ड है इसमें, तो 2 की पावर 2 माइनस 1 हो गया, 2 की पावर 2 बाई 2 माइनस 1। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो क्या हैं, वो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सॉरी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और इवन नंबर ऑफ 2 डबल बॉन्ड है, तो देन जो है आपके पास कौन से होंगे, 3 जो हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे। इस तरह ये एक और एग्जांपल गिवन है। तो इस केस में देखें जब यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको देखें ये दोनों पार्ट क्या हैं, सेम है। तो दिस इज द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ओके हो गया। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के लिए ये सिंपल फार्मूला लगाना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। 3 इसमें जो है ना वो डबल बॉन्ड है, एक ये वाला है, एक ये है और एक ये है। तो 3 डबल बॉन्ड है तो 3n की वैल्यू 3 है, तो ये पुट करें और सिंपल कैलकुलेशन है तो 6 वैल्यू आ जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपकी कैलकुलेशन में आपको हेल्प आउट करेंगे आपके एग्जाम में। तो इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लें। एग्जांपल नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो इस केस में भी देखें तो आप देखें कि दिस इज़ द अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अगर आप यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो आप देखें ये दोनों पार्ट जो हैं वो दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि देखें 1 2 3, इधर से 3 पोजीशन पे ब्रोमीन है, 1 2 3 पोजीशन पे क्लोरीन है। ठीक है, तो ये जब 3 पोजीशन ही डिफरेंट है तो इट मीन दिस इज द अनसिमेट्रिकल। और जब अनसिमेट्रिकल है तो इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला था, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल 2 की पावर n, 3 इसमें डबल बॉन्ड है, 2 की पावर 3, तो टोटल 8 हैं। तो अनसिमेट्रिकल के केस में स्टूडेंट बहुत सिंपल फार्मूला है। और सिमेट्रिकल के केस में देखें ये वाला फार्मूला 1 2 3 पोजीशन पे क्लोरीन है, 3 पोजीशन पे क्लोरीन है, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से भी 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो दिस इज़ दी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो जब ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो आपके पास देखा कि ये ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, सॉरी डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 डबल बॉन्ड है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3, n की वैल्यू कितनी होगी 3। तो ये आपने 3 पुट करना है, सॉरी यहाँ है 1 2 3 डबल बॉन्ड है तो आपने 3 पुट करना है इसको, और ये हो जाएगा 3, 2 की पावर 8 हो गया, 8 प्लस और 2 की पावर 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 बाई 2 2 हो गया, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 4 2 बाई, ठीक हो गया। तो ये आपके पास हो गया 1। तो ये ऑलमोस्ट आपके पास 2 की पावर 1 हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा इस केस में। तो नेक्स्ट मूव करते हैं टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स। अब इसके साथ ही मैंने कॉन्सेप्ट रिलेट किया है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। अभी हमने स्टीरियोआइसोमर्स को टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मैंने ये ज़रूरी समझा कि इन कॉन्सेप्ट्स को एक ही जगह पे समझाया जाए, एक ही जगह पे रखा जाए। टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स या टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, या टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, इसको हम देख लेते हैं। तो इसके लिए भी वही सेम केसेस हैं जस्ट लाइक टू द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आपने देखना होगा कि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है। तो अगर तो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो इस केस में नंबर ऑफ टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करना या स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है। तो वही फार्मूला आपने लगाना है 2 की पावर n। तो इस केस में देखना है हमने जब हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स की तो उसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, और उसमें से जो नॉट द मिरर इमेज है यानी कि ऑप्टिकल इनएक्टिव जिसको हम कहते हैं मीजो कंपाउंड, वो कितने होंगे, और फिर उनको टोटल करके फिर हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल के केस में जो ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स हैं उसका फार्मूला होता है, उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, उसका फार्मूला आपने याद रखना है 2 की पावर n। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि जो ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो फाइंड आउट करें, तो उसका सिंपल फार्मूला 2 की पावर n इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल। और उस केस में जो अगर अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगी तो याद रखिएगा ऑलवेज उसमें मीज़ो जो फॉर्म्स होती हैं, जो मीज़ो कंपाउंड होते हैं वो नहीं बनते, वो ज़ीरो होती हैं अनसिमेट्रिकल के केस में। हाँ, सिमेट्रिकल के केस में मीज़ो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, आगे जाके देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं इसको हम एनेंटियोमर्स भी कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मीज़ो कंपाउंड्स हैं दीज आर दी नॉन ऑप्टिकल एक्टिव, यानी कि आप ऑप्टिकल इनएक्टिव भी कह सकते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव भी इसको कह सकते हैं। आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे कि मीज़ो कंपाउंड होते क्या हैं। ठीक है, तो टोटल क्या बनेंगे, तो जो आपने देखना है कि जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो मीज़ो कंपाउंड्स हैं आपने इसको टोटल करना है, और फिर आपके पास टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स आएंगे, यानी कि जिसको मैंने ए और एम से रिप्रेजेंट किया। तो ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, मेन चीज़ है कि आपने क्या करना है, ऑप्टिकल
एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स को और इसके अलावा जो मीजो कंपाउंड्स उनको आपने प्लस करना है तो आपको टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स मिल जाएंगे। इस तरह नीचे एग्जांपल गिवन है लाइक एक लैक्टिक एसिड है, तो लैक्टिक एसिड के केस में अगर हम बात करें तो इस केस में ऑप्टिकल जो एक्टिव आइसोमर्स हैं उसका सिंपल फार्मूला है, क्योंकि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड और इसमें एक स्टीरियो सेंटर मौजूद है। और स्टूडेंट यहाँ याद रखिएगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हमने फाइंड आउट करना होता है, देखना होता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को हमने एन से रिप्रेजेंट किया। यहाँ हम स्टीरियो आइसोमर्स में हम बात करें क्योंकि हम स्टीरियो सेंटर को देखते हैं। स्टीरियो सेंटर क्या होता है, जिस पे डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों तब जाके स्टीरियो सेंटर बनता है, तो ये भी हम बात करेंगे, ये बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक हो गया। तो इस केस में हमारे पास एक स्टीरियो सेंटर है, इट मीन एन की वैल्यू 1 हो गई। और ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज़ द अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अगर आप यहाँ से भी इसको सिमेट्री पास आउट कराते हैं तो ये दोनों डिफरेंट पार्ट हैं, दोनों क्या हैं, डिफरेंट पार्ट हैं, तो दिस इज द अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ओके हो गया। तो जब अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, स्टीरियो सेंटर 1 है, तो 2 की पावर n सिंपल फार्मूला हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल एक्टिव के लिए। तो 2 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स इसमें मौजूद हैं। कितने हैं, 2 ऑप्टिकल एक्टिव मौजूद हैं जो कि एनेंटियोमर्स की फॉर्म में होगी। एक डी फॉर्म होगी और एक क्या होगी, एनेंटियोमर्स को एक डी फॉर्म होती है और एक इसमें क्या होती है, एल फॉर्म होती है। इसी तरह इसमें कोई मीज़ो कंपाउंड नहीं होगा। अनसिमेट्रिकल के केस में मीज़ो कंपाउंड क्या होता है, ज़ीरो होता है, कोई मीज़ो, क्योंकि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी कि ऑप्टिकल इनएक्टिविटी तो है ही नहीं इस कंपाउंड में। ठीक हो गया। तो टोटल जो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ओके जी। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। सेकंड, अगर आपके पास मॉलिक्यूल होगा सिमेट्रिकल तो फिर आपने 2 केसेस देखने हैं, जस्ट लाइक टू द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसमें भी आपने देखा कि इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स या ऑड नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। अगर तो उसमें इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर हैं तो फिर आपने जो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स हैं उसका फार्मूला लगाना है 2 की पावर n-1। ठीक हो गया। और अगर तो मीज़ो फॉर्म्स हैं तो आपने फार्मूला लगाना है 2 की पावर n/2-1। ये फार्मूलाज आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है गया। और जो टोटल ऑप्टिकल हैं तो ये दोनों को प्लस कर लें तो टोटल हो जाता है। आपकी मर्ज़ी है, आप सेपरेट कैलकुलेट कर लें, ऑप्टिकल एक्टिव निकाल लें, फिर मीज़ो निकाल लें और फिर दोनों को प्लस कर लें तो आपको टोटल आ जाएंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाता है तो फिर ये वाला फार्मूला लगा लें तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स मिल जाएंगे। तो एग्जैक्टली सेम फार्मूला है जस्ट लाइक टू द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जाके देखें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का इवन नंबर के केस में जो हमने फार्मूला डिस्क किया है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर का, वही सेम फार्मूला है, एग्जैक्टली सेम फार्मूला है इन केस ऑफ टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये आपने उसके साथ कोरिलेट करके याद रख लेना है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपके पास ऑड स्टीरियो सेंटर हैं तो उस केस में जो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकल एक्टिव, तो उसका फार्मूला आपने ये वाला यूज़ करना है। जो मीज़ो हैं उसके लिए आपने ये यूज़ करना है। और इस केस में जो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे उस केस में अपने फार्मूला सिंपल फार्मूला यूज़ करना है 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं तो आपको और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल नंबर 1 मैंने आपके साथ शेयर की है, ग्लूकोज। देखें ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ द अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ये कौन सी है, अगर आप इसको यहाँ से भी ब्रेक करते हैं तो दोनों पार्ट्स ये सेम नहीं हैं, तो दिस इज़ द अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो जब अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो इस केस में ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स का फार्मूला हमने यूज़ किया था 2 की पावर n, सिंपल फार्मूला 2 की पावर n। जब 2 की पावर n है तो कितने हो गए, टोटल जो है हमारे पास क्या हैं, 16 हैं। टोटल क्या है, 16 है। और इसमें कोई मीज़ो कंपाउंड है तो टोटल जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, या आपसे पूछा जाए कि जो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स हैं, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो कितने हैं, वो भी 16 है। तो ये आपने याद रख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसी तरह फ्रक्टोज की बात कर लें तो ये भी क्या है, दिस इज़ आल्सो द अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। दोनों आइडेंटिकल कंपोनेंट नहीं है, पार्ट्स नहीं है, तो अनसिमेट्रिकल है। इसमें ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स का फार्मूला क्योंकि अनसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n, 2 की पावर 3। इसमें 3 स्टीरियो सेंटर हैं। इसमें कितने हैं, 3 स्टीरियो सेंटर हैं। ग्लूकोज में 4 स्टीरियो सेंटर हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 8 आती है। तो मीज़ो 0 है तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। इस तरह हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस एग्जांपल। इस केस में देखें तो ये 2 स्टीरियो सेंटर बनते हैं। अगर ओपन करके लिखें तो इसमें जो n की वैल्यू है वो कितनी है, वो 2 है। और इसमें कितने स्टीरियो सेंटर हैं, वो 2 हैं। इवन नंबर ऑफ सेंटर्स हैं, ठीक है, 2 वैल्यू है तो इवन नंबर ऑफ सेंटर्स हैं इसमें। और इवन के लिए, सिमेट्रिकल के लिए फार्मूला हमने यूज़ किया था
ऑप्टिकल एक्टिव के लिए 2 की पावर n-1, तो सिंपल कैलकुलेशन 2 आ जाएंगे ऑप्टिकल एक्टिव। इसमें जो मीज़ो कंपाउंड है वो कितने 2 की पावर n/2-1 फार्मूला हमने यूज़ करना था इवन के केस में, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो टोटल 2 हैं ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकल एक्टिव, और इसमें 1 कंपाउंड जो है वो मीज़ो कंपाउंड है। तो टोटल कितने होंगे 2 + 1 दैट इज इक्वल टू जो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं या स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो कितने हैं, वो 3 हैं। इसी तरह अगर आप इस तरह नहीं करते तो डायरेक्ट फार्मूला लगाना चाहते हैं तो ये लगा के आप टोटल वैल्यू ऑप्टिकल आइसोमर्स की जो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो निकाल सकते हैं। ओके हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 है। तो इस केस में देखें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर गिवन है और ये 3 स्टीरियो सेंटर हैं। अगर इसको ओपन करके लिखा जाए तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स है, दिस इज़ दी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। 3 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और फॉर ऑड के केस में अगर हम बात करें तो जो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स हैं तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स आएंगे और इसमें मीज़ो कंपाउंड का ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो 2 आएंगे। तो 2 + 2 टोटल जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो कितने हैं 4 हैं, टोटल कितने हैं 4 हो जाएंगे। और अगर आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये वाला फार्मूला यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी डिस्कशन। तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है आपने, डिफरेंट बुक से आपने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आपने देखना है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको स्ट्रक्चर गिवन होगी या टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछा जाएगा या टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, जो आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछा जाएगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में 2 टाइप्स होती हैं, एक ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं और एक ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। जो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं वो एनेंटियोमर्स होते हैं, DO एंड L फॉर्म होती है, और जो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं वो मीज़ो कंपाउंड होते हैं। तो ये याद रखिएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या है, इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें एक तो बात याद रखिएगा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करवाया जाता है। दीज आर दी ऑप्टिकली एक्टिव, क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। इसके एग्जांपल एनेंटियोमर्स होते हैं जनरली, और ये क्या होते हैं कायरल सेंटर होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव भी हो सकते हैं, नॉन एक्टिव भी। तो कायरल सेंटर अगर है तो ये एनेंटियोमर्स होंगे। इस तरह ऑप्टिकल आइसोमर्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एनेंटियोमर्स होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं, या क्या होते हैं एपीमर्स होते हैं। तो 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। तो जो एनेंटियोमर्स हैं दीज आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और ये क्या होते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं दे मे और मे नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, इस तरह एपीमर्स भी। तो हम ये बाद में जाके डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, और इनकी सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जिनकी जो लाइट के अकॉर्डिंग इसका बिहेवियर है वो डिफरेंट है। यानी कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं रोटेट करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक हो गया। अब नेचर ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं। तो ऑर्डिनरी लाइट की अगर हम बात करें तो वो उसकी जो वाइब्रेशंस होती है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होती हैं। ऑर्डिनरी लाइट की बात करें, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होती हैं वो एक ही डायरेक्शन में नहीं होती। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं पोलराइज़र यूज़ करते हैं। ये क्या करता है कट ऑफ ऑल दी वाइब्रेशंस एक्सेप्ट फॉर एनी वन प्लेन। तो ये बाकी सारी जो वाइब्रेशंस हैं उसको कट ऑफ कर देता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करें तो इसको सारे को कट ऑफ कर देगा और उसको एक ही डायरेक्शन दे देगा। इसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। क्या करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ओके हो गया। और वही प्लेन पोलराइज्ड लाइट फिर सैंपल एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद फिर पता चलता है कि वो रोटेट होती है या नहीं रोटेट होती, उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक की जाती है। जस्ट लाइक दिस ऑर्डिनरी लाइट है, इसको हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट है। इसको हम क्या करवाते हैं पास करवाते हैं निकोल प्रिज्म से। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो जब इसमें से पास करवाते हैं तो ये बाकी जो वाइब्रेशंस हैं उसको कट ऑफ कर देता है और एक ही जो है ना वो वाइब्रेशन को अलाउ करता है, और इसको हम कहते हैं PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ऑप्टिकली जो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं रोटेट करते हैं। अगर आप इसके रास्ते में कोई ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस रख देते हैं तो ये इसको क्या कर देगा रोटेट कर देगा, आइदर इन दी लेफ्ट डायरेक्शन आइदर इन दी राइट डायरेक्शन। लिवो रोटेटरी होगा या डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। ओके हो गया। और जो पोलैरीमीटर होता है ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं टू चेक द मेजरमेंट दी ऑप्टिकल एक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है। अगर आपने किसी कंपाउंड में
ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है तो आपको पोलैरीमीटर यूज़ करना होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल सन जो कि ऑर्डिनरी लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है, निकोल प्रिज्म रखा जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये क्या कर देता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाता है। और फिर इसके आगे हमने सैंपल रख दिया, पोलैरीमीटर ट्यूब के अंदर हमारा सैंपल है, दिस इज़ द सैंपल। ये क्या करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अगर तो ये सैंपल क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर तो ये सैंपल क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा। और अगर ये हमारे पास जो सैंपल है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो ये एज इट जो है वो प्लेन पोलराइज को रोटेट नहीं करेगा और वो कंपाउंड हमारा क्या होगा ए कायरल कंपाउंड होगा। रिजल्ट देख लेते हैं इसकी। 3 टाइप्स की रोटेशन हो सकती हैं। अगर तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट अनइफेक्टेड रही तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और अगर इसको क्लॉकवाइज में रोटेट कर दिया तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो इसको हम जनरली लिवो रोटेटरी कहते हैं, और ये ऑप्टिकली ये भी एक्टिव होगा। तो लिवो रोटेटरी होगा या डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस क्या हैं, दीज आर दी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं। ओके जी, टू डिटरमिन द ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी को आपने किस तरह डिटरमिन करना होता है, तो ये हमने देखना होता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट की रोटेशन पे डिपेंड करती है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट कितनी रोटेशन होती है। तो उसके अकॉर्डिंग तो ऑप्टिकल जितनी ज़्यादा एंगल की रोटेशन होगी उतना ज़्यादा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। इसकी कंडीशन क्या है, कंसंट्रेशन आपने सेम रखनी है, और उसकी जो ट्यूब की लेंथ होगी उसको भी आपने क्या रखना है, सेम रखना है। इट इज़ नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द ट्यूब लेंथ एंड कंसंट्रेशन, वो जो आप सैंपल आपने रखा हुआ है उसकी कंसंट्रेशन आपने कांस्टेंट रख देनी है, ट्यूब की लेंथ आपने कांस्टेंट फिक्स रखनी है, और ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। इसके अलावा इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन है तो कंसंट्रेशन का यूनिट ग्राम पर ml आपने लेना है। जो ट्यूब की लेंथ जनरली 10 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है या 1 डेसीमीटर की लेंथ लेते हैं। और फॉर कंपैरिजन वी हैव टू मेजर द स्पेसिफिक रोटेशन, अगर आपने बेटर वे में ऑप्टिकल एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो देन यू हैव टू, आपने रोटेशन को नहीं देखना, आपने किसको देखना है, यू हैव टू नो अबाउट द स्पेसिफिक रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन का फार्मूला गिवन है, अल्फा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा एंगल है, रोटेशन है, लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो आपने ये याद रखना है। तो इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक रोटेशन होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। तो ये फार्मूला है। तो जो रोटेशन है इसका एंगल है, इसको रेडियन से प्रेजेंट करते हैं, डेसीमीटर से, ग्राम पर ml से, तो ये इसका फाइनल यूनिट हो जाएगा। तो ये आपने स्पेसिफिक रोटेशन का यूनिट जो है ये आपने याद रखना है कि किस तरह होगा। इन नेचर जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली लेस होते हैं, ये याद रखिएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू नो अबाउट दी अदर द कंपाउंड इज़ ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव। तो इसकी क्या कंडीशंस हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फलां कंपाउंड जो है ये ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो इसके लिए 3 मेन कंडीशंस हैं। वो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक होना चाहिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए एक कंडीशन है कि मॉलिक्यूल शुड बी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, या उसको हम कहते हैं डायसिमेट्री कंपाउंड होना चाहिए, वो तब जाके ऑप्टिकल एक्टिव होगा। सेकंड कंडीशन है उसमें कायरलिटी होनी चाहिए, तब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। थर्ड जो कंडीशन है वो है उसका जो इमेज होना चाहिए वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए, तब जाके वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज क्या होता है कि जब आप उसको मिरर के सामने रखें और उसको 180 पे रोटेट करें, 180 को रोटेट करने के बाद फिर आप उसको दोनों कंपोनेंट को उठा के एक दूसरे के ऊपर रखें, अगर तो बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं सुपर इम्पोजेबल इमेज, और अगर एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहे तो इसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है दैट इज़ दी ऑप्टिमाइज कंडीशन फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे मैंने एग्जांपल भी दी है, ये मैंने हैंड्स बनाए हैं। आप देखें ये वाला हमारे पास एक हैंड है, इसको आप मिरर के जाके देखें तो ये वाला इसका इस तरह मिलेगा। अब इन दोनों हैंड्स को, अब इस वाले हैंड को उठा के इसके ऊपर रखें तो ये जो इसका अंगूठा है ये इसके अंगूठे के ऊपर मैच नहीं करेगा, जस्ट लाइक दिस। आपने देखा कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, तो इट मीन कि इसका जो मिरर इमेज है वो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, सेम नहीं है। और जब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा तो वो कंपाउंड जो होगा वो होगा ऑप्टिकल एक्टिव
इनएक्टिव होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके हो गया। अब हम बात करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर एज इट अनइफेक्टेड रही, जिस डायरेक्शन में थी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको कहते हैं कि कंपाउंड क्या होगा, सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा। और अगर कंपाउंड आपका मौजूद है, सैंपल मौजूद है, उसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, तो वो कंपाउंड कौन सा होगा, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होगा। उसको हम कहेंगे कायरल कंपाउंड, कायरल या अनसिमेट्रिकल। कायरल जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जस्ट लाइक लैक्टिक एसिड की बात कर लेते हैं। दिस इज दी एग्जाम्पल ऑफ लैक्टिक एसिड। आपने देखा, अच्छा मिरर इमेज किस तरह लिया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ शेयर कर रहा हूँ। मिरर इमेज जब भी आपने लेना है तो आपने क्या लेना है, 180 डिग्री पे रोटेट करना है। क्या करना है, 180 डिग्री पे रोटेट किया। जब आपने इस स्ट्रक्चर को 180 डिग्री पे रोटेट किया तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस जगह पे आ जाएगा और ये वाला रोटेट होके इस जगह पे आ जाएगा, तो इसको कहते हैं मिरर इमेज। मिरर जो इमेज होता है वो 180 डिग्री रोटेशन होती है। कितनी, 180 डिग्री रोटेशन होती है, तब उसका इमेज बनता है मिरर इमेज। ओके हो गया। हमने इसको मिरर इमेज लिया तो ये वाला स्ट्रक्चर जो हो गया बन गया। अब आपने देखना है इसी स्ट्रक्चर को उठा के, जिस तरह हमने हैंड की बात की थी, इसी स्ट्रक्चर को उठा के इसके ऊपर रखें तो ये तो मैच कर रहे होंगे, लेकिन ये देखें OH भी मैच कर रहा होगा, इसके ऊपर आएगा, लेकिन CH3 किस पे जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो CH3 पे जाएगा और जो CH3 है इसका ये हाइड्रोजन पे जाएगा। तो इट मीन एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर नहीं होगी, तो इमेज कौन सा बनेगा, नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और जब नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो और कायरल सेंटर हो, कायरल मॉलिक्यूल हो, जब भी किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर हो, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जब भी किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर हो, ऑलवेज विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर मौजूद हो तो ऑलवेज वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर किसी कंपाउंड में कोई भी कायरल सेंटर मौजूद नहीं है, ऑलवेज ऑलवेज ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। अगर किसी कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर हैं, 3 हैं, तो देन हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। देन वी हैव टू सी, तब हमने देखना है उसकी सिमेट्री देखनी है कि उसमें जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री हम देखेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये चीज़ें हम देखेंगे, उसके बाद जाके हम डिसाइड करेंगे। तो आगे जाके हम ये डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके हो गया। तो इट मीन जो लैक्टिक एसिड है दिस इज दी ऑप्टिकल एक्टिव बिकॉज इसके पास एक कायरल सेंटर है और ये इसका मिरर इमेज है। और मिरर इमेज कौन सा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। एंड दीज आर दी नेसेसरी कंडीशन फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इनैंशोमर्स की। क्या बात कर लेते हैं, एनेंटियोमर्स की। जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, जिसका मिरर इमेज होता है और जिसका नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज होता है, वो होते हैं एनेंटियोमर्स। उसके 2 कंपाउंड बनते हैं। आप देखें, जिसका मिरर इमेज बना तो ये दोनों, एक डी फॉर्म कहलाएगी, एक एल फॉर्म कहलाएगी, और यही एनेंटियोमर्स हैं। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पेयर ऑफ ऑप्टिकल एसोमर्स which are non superimposable mirror image, very important, and mirror image of each other, एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें। अगर तो ऑप्टिकल एसोमर्स जिनका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो और मिरर इमेज एक दूसरे के हों, उनको कहा जाता है इनैंटियोमर्स कहा जाता है। दे डिफर इन द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं इक्वली इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये इक्वल स्ट्रेंथ में इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। डी एंड एल फॉर्म, इनकी परसेंटेज सेम होती है 50-50%। तो इसका मतलब है इसकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसी तरह कायरल सेंटर क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर एंड कायरल मॉलिक्यूल दोनों दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ये नोट कर लें। आपने कायरल सेंटर को कायरल मॉलिक्यूल के साथ कभी भी कोरिलेट नहीं करना। कायरल सेंटर एक उसकी प्रॉपर्टी है कि उसमें कितने कायरल सेंटर मौजूद हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि कायरल सेंटर मौजूद हो तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। हाँ, ये मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर किया है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर होगा तो वो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव हो या ना हो। इसलिए आपने इन दोनों के साथ कन्फ्यूज़ नहीं होना, दोनों टर्म्स को। कायरल सेंटर जो है जस्ट प्रॉपर्टी है और कायरल मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसकी, कि वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है या नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होता है और जो ए कायरल होता है वो हमेशा ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। तो ये नोट कर लें। ओके,
एनी मालिक्यूल इज सेड टू बी द कायरल मालिक्यूल इफ डज नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अगर किसी मालिक्यूल में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो और कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट ना कर रही हो तो वो कौन सा कंपाउंड होता है, वो होता है कायरल मालिक्यूल होता है। ओके, कंडीशन फॉर द कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर बनाने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये कायरल है कि नहीं है? एक तो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड उसमें होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, ऑल द 4 वैलेंसीज मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द 4 डिफरेंट एटम्स। तो वो जो सेंट्रल एटम होगा, एक तो उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, दूसरे जो है वो क्या होना है, 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ, डिफरेंट एटम के साथ अटैच होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा, कायरल सेंटर होगा। ओके हो गया। ज़रूरी नहीं है कि जिस मालिक्यूल या कंपाउंड में कायरल सेंटर हो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, तो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन जो कंपाउंड कायरल होगा तो उसको हम ऑप्टिकल एक्टिव कहेंगे। कायरल मालिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होता है, जो ए कायरल होता है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल्स जस्ट लाइक दिस इज़ दी ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि इसके पास एक कायरल सेंटर है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स इसके साथ अटैच हैं, तो जब एक कायरल सेंटर होगा तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इस तरह ये एग्जांपल ले लेते हैं, देखें इसके पास दिस इज़ नॉट दी कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि 2 सेम एटम मौजूद हैं। तो जब इसके पास कोई कायरल सेंटर मौजूद नहीं है तो ये ऑलवेज ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा, और इसको हम क्या कहेंगे, एक कायरल मालिक्यूल कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, कायरल मालिक्यूल कहेंगे या ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे। इस तरह नीचे एग्जांपल देख लें, तो इस केस में देखें तो इस केस में भी क्या है, कायरल सेंटर मौजूद है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ओनली 1 कायरल सेंटर कंपाउंड में मौजूद है तो वो ऑलवेज 100% ऑप्टिकली एक्टिव कंसीडर होगा। लेकिन अगर कंपाउंड में एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो तो फिर हम ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें क्या देगी, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, फिर हमें देखना पड़ेगा। अगर उस मालिक्यूल में कोई भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो कंपाउंड कभी भी कायरल नहीं होगा, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कंडीशन है कि उसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, तभी जाके वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ओके हो गया। ऑप्टिकल एक्टिव की कंपाउंड्स की एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो 2 कंपाउंड्स हैं, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है। तो देखें दिस इज़ दी सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो इसमें कायरल सेंटर मौजूद है, दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं 1 2 3 एंड दिस इज़ द इथाइल। तो एक कायरल सेंटर है, डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद हैं, तो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। अब आपने देखा कि इसी कंपाउंड को अगर आप मिरर इमेज पे रखें जो ऑप्टिकल एक्टिव है, तो इसका मिरर इमेज रोटेट करें तो CH3 इसकी जगह पे आ चुका है, C2H5 इसकी जगह पे चला गया, 180 रोटेशन है। अब आपने देखा कि इस मालिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखें, तो जब इसके ऊपर रखेंगे तो ये दोनों एग्जैक्ट यानी कि आइडेंटिकल नहीं होंगे, इट मीन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ये वाला। इसी तरह टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड में देखें तो इसमें भाई कायरल सेंटर ही मौजूद नहीं है, देयर इज़ नो कायरल सेंटर, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसमें भी कोई कायरल सेंटर मौजूद नहीं है, तो दिस इज़ आल्सो दी ऑप्टिकल इनएक्टिव है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं साइक्लोप्रोपेन की। तो इस केस में देखें कि इसमें सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, अगर यहाँ से इसको पास आउट करवाते हैं तो सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो इसके क्या है, आइडेंटिकल है, तो इट मीन ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। यहाँ पे देखें अगर हम इसमें भी कोई कायरल सेंटर मौजूद नहीं है, तो ये पहली बात तो ये इसमें नो कायरल सेंटर है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली ऑलवेज इनएक्टिव होगा। इस तरह अगर हम यहाँ से इसमें पास करवाते हैं सिमेट्री, तो ये सिमेट्री पास करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है वही इसके क्या आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एग्जिस्ट कर रही है और ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। कायरल सेंटर भी नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। इस केस में देखें तो ये 2 कायरल सेंटर्स मौजूद हैं, लेकिन अगर हम इसमें से सिमेट्री पास करवाएं, अगर यहाँ से पास करवाएं तो तब भी आप देखें कि ये दोनों आइडेंटिकल पार्ट नहीं हैं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर आप यहाँ से इसको पास आउट करवाते हैं प्लेन, तो देखें ये वाले 2 पार्ट ये भी डिफरेंट हैं, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो दिस इज़ दी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक हो गया। इस तरह यहाँ पे देखें तो ये नॉट कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, तो इसमें अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन गुजारते हैं तो ये दोनों आइडेंटिकल पार्ट नहीं हैं, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इस तरह आपने ये आइडेंटिफाई करना होता है
नोट कर लें इसको। ओके हो गया स्टूडेंट्स। तो अब मेन जो हमारी कंडीशन बनी, अभी तक जो हमने डिस्कशन की, हमने बात की, अब हम इसका जो मेन खुलासा है वो ये स्लाइड है, और दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर होगा तो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा, नोट कर लें। अगर किसी कंपाउंड में कोई कायरल सेंटर नहीं होगा तो वो हमेशा ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी कंपाउंड में कायरल सेंटर्स होंगे, 2 हों, 3 हो, 4 हों, फिर वो कायरल मॉलिक्यूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी कि ऑप्टिकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिर आपने क्या देखना है, जो अभी मैंने आपके साथ एग्जांपल डिफरेंट शेयर किए हैं, फिर आपने देखना है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर तो एग्जिस्ट कर रही है और दोनों आइडेंटिकल पार्ट हैं तो इट मीन वो ए कायरल होगा। और अगर उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 2 आइडेंटिकल पार्ट नहीं हैं, तो वो फिर आपका क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नोट कर लें इसको। ओके हो गया, ये बात हम कर चुके हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। इज़ दिस कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और नॉट, इसकी बात कर लेते हैं। ये वाला कंपाउंड है, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है, ये नहीं करता। अब आपने देखा कि इस कंपाउंड का ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, तो 2 कायरल सेंटर हैं। अब जब यहाँ से हमने इसकी प्लेन गुजारी तो देखें कि ये दोनों पार्ट आपको क्या नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सेम नज़र आ रहे हैं। दीज आर द 2 आइडेंटिकल पार्ट, इट मीन इसमें सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। और जब सिमेट्री एग्जिस्ट करती है तो इट मीन दिस इज द ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। 2 कायरल सेंटर होने के बावजूद भी ये क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है, एंड दिस इज द टार्टेरिक एसिड। तो टार्टेरिक एसिड जो है, दिस इज द ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड बिकॉज हेयर द सिमेट्री एग्जिस्ट। तो इस केस में देखा, जब जो डायसिमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड हैं, इफ़ देयर इज़ नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, वो कंपाउंड जो है वो डायसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक कहलाएगा। तो तब जाके वो क्या होगा, कायरल होगा, और उसको हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे। CH4 की बात देख लें भाई, कार्बन, इसके पास कायरल सेंटर ही नहीं है, कायरल सेंटर ही नहीं है, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा और सिमेट्री भी एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह आपने देखा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कट अ कंपाउंड इनटू 2 इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स। आप वहाँ से कोई लाइन गुजारें और दोनों आइडेंटिकल पार्ट बन जाएं तो इट मीन उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, ये इसकी डेफिनेशन है। इसी तरह CH3Cl की बात करें तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या करती है, एग्जिस्ट कर रही है। क्या कर रही है, एग्जिस्ट। अगर आप यहाँ से पास करवाते हैं, दोनों क्या है, आइडेंटिकल पार्ट हैं, ठीक हो गया। इसी तरह CH2Cl की बात करें तो ये भी क्या है, देखें ये एक जो है अबव है, एक क्या है बिलो है, एक आउटवर्ड है, एक जो है इनवर्ड है। तो जब हम प्लेन गुजारते हैं इसमें से तो दोनों एक दूसरे को कट कर देते हैं और दोनों आइडेंटिकल पार्ट बन जाते हैं, तो इसमें मतलब है प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। इस तरह CHCl3 है, CCl4 है, CH2Cl है, ये सारी एग्जांपल है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। इस तरह साइक्लोहेक्सेन की एग्जांपल ले लेते हैं, तो भाई इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री, पॉइंट के अराउंड सेम ग्रुप्स होने चाहिए, तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। प्लेन ऑफ, यहाँ पे कट करें दोनों आइडेंटिकल, यहाँ से कट करें दोनों आइडेंटिकल, यहाँ से इसको कट करें दोनों आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल पार्ट है, तो इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। इस तरह साइक्लोब्यूटेन की बात कर लें, यहाँ से कट करें दोनों आइडेंटिकल पार्ट बन गए, यहाँ से कट किया दोनों आइडेंटिकल, यहाँ से कट किया दोनों, यहाँ से किया दोनों, तो इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसी तरह अगर इसको हम यहाँ से कट करते हैं तो ये तो CH3 कट में चला गया, अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों आइडेंटिकल हैं, तो ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। इस तरह सेम ये वाली एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर की है। इस तरह अगर आप देखें कि ये वाला कंपाउंड अगर यहाँ से प्लेन गुजारते हैं तो दोनों आइडेंटिकल पार्ट हैं, देखें इस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे दोनों क्या है, ग्रुप लगे हुए हैं। अगर यहाँ से पास करवाते हैं तो ये दोनों क्या हैं, 1 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 1 2 पोजीशन में मिथाइल है, तो दोनों आइडेंटिकल पार्ट हैं। तो ये भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इस तरह आपने देखते ये देखें यहाँ से पास करवाई तो देखें 2 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे ये क्या है, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये सेम पार्ट हैं। तो ये इस तरह आपने इन एग्जांपल्स को आपने सॉल्व करते जाना है। तो ये एग्जांपल आपने देख लेनी है। अब हम बात करें तो ये तो जी प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सेंटर हैविंग सेम ग्रुप्स एट द अपोजिट साइड।
किसी सेंटर पे जाके देखें और उसकी बिल्कुल अपोजिट साइड पे देखें, तो अगर दो सेम ग्रुप्स लगे हुए हों तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। जस्ट लाइक एग्जांपल है, अगर ये कंपाउंड है, इसमें सेंटर है, आपने देखा कि ये वाले पार्ट दोनों सेम है, ये वाले पार्ट दोनों सेम है, ये वाले अपोजिट साइड पे ये दोनों सेम 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 सेम, तो इसका मतलब है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। जस्ट लाइक दिस एग्जांपल, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी अपोजिट साइड पे ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल हैं, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, नहीं होगा। दिस इज द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो ये थी जी आज की हमारी डिस्कशन। अब हम बात कर लेते हैं कि मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज मीन्ड बाय मीजो कंपाउंड? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंपाउंड्स हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे कंपाउंड जिसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजारें आप, यानी कि जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहे हों और उसके दोनों पार्ट्स सिमेट्री अक्रॉस विच डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ में इसको डिवाइड कर ले, एंड वन हाफ विल बी द मिरर इमेज ऑफ द सेकेंड हाफ, और एक हाफ दूसरे का क्या हो, मिरर इमेज हो, बट ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉट द मिरर इमेज, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ओवरऑल जो ये मॉलिक्यूल है ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी में से प्लेन को गुजारें तो दोनों क्या है, वो कह रहे हैं कि दोनों आइडेंटिकल पार्ट्स हैं और इनका मिरर इमेज नहीं है, इन दोनों का मिरर इमेज नहीं बनता, दोनों का मिरर इमेज नहीं बनता, तो दोनों का मिरर इमेज नहीं है, तो ये कौन सा कंपाउंड हो गए, तो मीजो कंपाउंड इज़ दी ऑप्टिकली इनएक्टिव। नोट कर लें, क्योंकि हम शॉर्ट ट्रिक में जब हमने बात की थी कि जो ऑप्टिकल एसोमर्स होते हैं टू टाइप्स के हम देखते हैं, एक ऑप्टिकली एक्टिव जो कि एनेंशोमर्स होते हैं, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव जो कि क्या होते हैं, मीजो फॉर्म होती है। मीजो कंपाउंड इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ, लेकिन उसके जो कंपाउंड होते हैं, जो उसके कंपोनेंट होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। लाइक एग्जाम्पल है, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, टार्टेरिक एसिड। ऑलवेज हम शेयर कर चुके हैं कि जो टार्टेरिक एसिड है वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? दिस इज द मीजो कंपाउंड। अगर यहाँ से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजारें तो आप देखें कि ये मिरर इमेज तो हैं एक दूसरे के, क्या हैं, मिरर इमेज तो हैं। 180 पे इसको रोटेट किया तो ये वाला ब्रोमीन जो है वो उधर चला गया। अच्छा, अब हम इसका मिरर इमेज कैसे है, ये देखें 180 पे रोटेट किया तो ये ब्रोमीन इधर आ गया, ये वाला ब्रोमीन इधर चला गया, ये वाला ब्रोमीन इस जगह पे आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी ये मिरर इमेज तो हैं। मीजो कंपाउंड्स आर मिरर इमेज, क्या है, मिरर इमेज तो इसका बनता है, लेकिन इसमें जो आप कह लें कि जो इसका इमेज है वो है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर। इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखें, इस मॉलिक्यूल को इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो आप देखेंगे कि ये आइडेंटिकल नहीं है, इसका मतलब है नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज है। और जब नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज है तो इसका मतलब है दीज आर कॉल्ड दी ऑप्टिकली एक्टिव, और जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं इसको हम कहते हैं इनेंशोमर्स। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के एनेंशोमर्स हैं। अब हम कंपेयर कर लेते हैं इन तीनों को, ज़रा देखिएगा स्ट्रक्चर को। आप देखें कि इस केस में जो 2 एंड 3 है, ये वाला कंपाउंड और मिरर इमेज भी है, नॉन सुपर इम्पोज इमेज है, तो इनेंशोमर कहलाएगा। अब 1 एंड 2 एंड 1 एंड 3 को देखें, ये वाला कंपाउंड देखें, ये वाला कंपाउंड देखें, तो इस केस में देखें तो ये क्या है, इसका जो ये मिरर इमेज नहीं है, ये दोनों क्या है, मिरर इमेज नहीं है। आप देखें 180 पे रोटेट करें तो कोई रोटेशन नहीं, यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड पे ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो 180 पे रोटेशन हुई नहीं है। तो इसका मतलब है कि 1, 2 एंड 1, 3 जो हैं, ये वाले जो हैं ये डायस्टीरियोमर्स हैं। इनेंशोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, आगे जाके हम फर्दर इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, इसी तरह ये एग्जांपल देखें तो 1, 2, 3, तो इस केस में देखें कि 1 और जो 2 है ये मिरर इमेज नहीं है। आप 180 पे रोटेट करें, जब 180 पे रोटेट करेंगे तो OH कहाँ आना चाहिए था, इस जगह पे आना चाहिए था, OH इस जगह पे आना चाहिए था, तभी मिरर इमेज बनता 180 पे, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों मिरर इमेज नहीं है। लेकिन अगर 2 एंड 3 की बात देखें तो इस केस में देखें, जब हमने इसको 180 पे रोटेट किया, मिरर इमेज लिया, तो OH यहाँ पे आ गया और ये OH यहाँ पे आ गया, तो रोटेट हो गया, तो ये मिरर इमेज हैं। अब इन दोनों को उठा के एक दूसरे के ऊपर रखें तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है।
इस केस में भी नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ये भी नॉन सुपर इम्पोजेबल है, लेकिन ये मिरर इमेज नहीं है, ये मिरर इमेज है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए दो कंडीशंस हैं, मिरर इमेज होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। मिरर इमेज होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, तभी जाके ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अब हम फर्दर इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि एनेंटियोमर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, एनेंटियोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। स्टीरियोइसोमर्स हैविंग मिरर इमेज रिलेशनशिप, दो कंडीशंस हैं, मिरर इमेज होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। अगर मिरर इमेज बन रहा हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर बन रहा हो, तो याद रखिएगा वो कौन सा कंपाउंड होगा, वो होंगे एनेंटियोमर्स कहलाएंगे। उनकी ऑप्टिकल, दे ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑलवेज कायरल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, उनमें कायरलिटी मौजूद होती है, उनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वो प्लेन पोलराइज लाइट को सेम एंगल पे रोटेट करते हैं, यानी कि डी फॉर्म और एल फॉर्म सेम एंगल पे इसको क्या करती है, रोटेट करती है। जिस तरह नीचे एग्जांपल गिवन है, ये दोनों कंपाउंड देखें तो इसका मिरर इमेज 180 पे इसको रोटेट किया तो इसका मिरर इमेज बन गया, दोनों पोजीशन चेंज हो गई, मिरर इमेज है। लेकिन इसको उठा के इसको ऊपर रखें, तो इस मॉलिक्यूल को उठा के इसको ऊपर रखें तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, तो ये एनेंटियोमर्स कहलाएंगे। एक डी फॉर्म होगी, एक क्या कहेंगे, एल फॉर्म होगी। तो एनेंटियोमर्स को हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। तो डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, विच आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दी एनेंटियोमर एंड डायस्टीरियोमर्स। तो हमने पिछली एग्जांपल में भी डिस्कस किया कि डायस्टीरियोमर्स में मिरर इमेज नहीं बनता, हाँ ये नॉन सुपर इम्पोजेबल ज़रूर होते हैं। मिरर इमेज नहीं है, 180 पे रोटेट किया, लेकिन इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो जस्ट नॉन सुपर इम्पोजेबल कैरलिटी के लिए कंडीशन नहीं है, मिरर इमेज होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होना चाहिए, तब जाके वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और वो एनेंटियोमर होते हैं जो कि ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो डायस्टीरियोमर्स नहीं होते, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो ये दो कंपाउंड्स हैं, आपने इसको 180 पे रोटेट किया तो ये नॉट मिरर इमेज हैं, तो डायस्टीरियोमर्स होंगे। अब ये दो कंपाउंड्स हैं, 180 पे रोटेट किया तो ये भी क्या हैं, डायस्टीरियोमर्स हैं, मिरर इमेज नहीं बन रहा, तो ये भी डायस्टीरियोमर्स हैं, ये भी डायस्टीरियोमर्स हैं, तो ये एग्जांपल्स हैं। तो डायस्टीरियोमर्स कैन बी सेपरेटेड इजीली, तो हम इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो रोटेशन है वो डिफरेंट है, रोटेशन का जो एंगल है लिवो का और डेक्स्ट्रो का वो दोनों डिफरेंट है, तो इजीली डिफरेंशिएट किया जा सकता है। लेकिन एनेंटियोमर्स को इजीली डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो रेसिमिक मिक्सचर होता है। ओके हो गया। तो ये दे हैव डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जबकि एनेंटियोमर्स की सेम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कैरल क्या होता है, ए कैरल क्या होता है, तो ये बहुत मरतबा हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आपको समझ आ चुका होगा एनेंटियोमर्स क्या हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या हैं, मिरर इमेज क्या चीज़ होती है, इसके अलावा जो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होता है, मीज़ो कंपाउंड क्या होते हैं, और अब हम बात कर लेते हैं एपीमर्स का। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के हवाले से ये क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज मीट बाय एपीमर्स। एपीमर इज वन ऑफ अ पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर, बेसिकली ये डायस्टीरियोमर होता है। ये क्या होता है, डायस्टीरियोमर होता है। इन विच टू आइसोमर्स डिफर इन कन्फिग्रेशन एट ओनली वन स्टीरियोजेनिक सेंटर, एक स्टीरियो सेंटर पे उनकी जो कन्फिग्रेशन होती है वो डिफरेंट होती है, बाकी सारे जो स्टीरियो सेंटर हैं वहाँ कन्फिग्रेशन सेम हो, तो उसको कहा जाता है एपीमर्स। जस्ट लाइक एग्जांपल ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बिल्कुल सेम कन्फिग्रेशन है, लेकिन 1 2 3 3 कार्बन पे देखें तो ये कैरल जो सेंटर है, बाकी ये वाला भी कैरल है, ये भी कैरल है, ये भी कैरल है, तो 3 पोजीशन पे दोनों की जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है, डिफरेंट है। इसकी राइट साइड पे OH है, इसकी राइट साइड पे H है। तो अगर आपके डायस्टीरियोमर्स उसकी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर पे उसकी जो कन्फिग्रेशन हो वो डिफरेंट हो, तो उन दोनों पेयर्स को हम कहते हैं दीज आर दी एपीमर्स, दीज आर दी एपीमर्स। तो ये दोनों क्या हैं, एपीमर्स कहलाएंगे। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दीज आर दी एपीमर्स। ओके, इसी तरह आप देखें कि ग्लूकोज एंड मैनोज ये क्या है, ये भी एपीमर्स हैं क्योंकि इसकी सेकंड कार्बन पे जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है, डिफरेंट है। तो दीज आर आल्सो दी
एपीमर्स। तो ग्लूकोज के अगर हम स्टीरियो सेंटर बनाएं तो टोटल कितने बनते हैं 16। कितने हैं टोटल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज, वो कितने हैं 16 है। शॉर्ट फार्मूलाज में हमने देखा कि 2 की पावर n और इसके पास 4 स्टीरियो सेंटर होते हैं तो टोटल 14 है। और इसके टोटल पेयर्स कितने होंगे 8। इसका मतलब है 8 इसके एपीमर्स होते हैं। ग्लूकोज के जो एपीमर्स हैं वो कितने हैं 8 एपीमर्स हैं। 8 एपीमर्स किसके हैं ग्लूकोज के हैं। और फ्रक्टोज के कितने एपीमर्स हैं वो हैं 4। ये नोट कर लें। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज मीट बाय रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। व्हाट इज मीट बाय रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर जो होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो ओवरऑल जो ऑप्टिकल रेसिमिक मिक्सचर है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। उसमें एक डी फॉर्म होती है, एक एल फॉर्म होती है। लेकिन उसको अगर हम इंडिविजुअल बात करें उसके कंपोनेंट की, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये एनेंटियोमर्स 2 होते हैं, एक डी फॉर्म होती है, एक एल फॉर्म होती है। बोथ और दी ऑप्टिकली एक्टिव बट मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ये डी फॉर्म एक की प्लस साइन होती है, एक माइनस साइन होती है। तो रेसिमिक मिक्सचर इज डिफरेंट फ्रॉम द मीजो कंपाउंड। एक बात याद रखिएगा कि जो रेसिमिक मिक्सचर होता है ये मीजो कंपाउंड से डिफरेंट होता है। मीजो कंपाउंड एक ही कंपाउंड के अंदर 2 आइडेंटिकल पार्ट होते हैं। क्या होते हैं एक ही कंपाउंड के अंदर 2 आइडेंटिकल पार्ट होते हैं। तो वो कहाँ होती है इंटरनल। इन द सेम कंपाउंड आइडेंटिकल पार्ट हैं तो इसको हम कहते हैं इंटरनल कंपनसेशन। क्या होते हैं इंटरनल कंपनसेशन। जबकि रेसिमिक मिक्सचर में दोनों डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो दोनों सेपरेट हैं रेसिमिक मिक्सचर में। तो ये इसमें कौन सी होती है एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से। ये नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर है इट इज़ द ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू द एक्सटर्नल कंपनसेशन। और जो मीजो कंपाउंड होता है इट इज़ द ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 100% कन्फर्मेशन के लिए ऑलवेज शेयर कर चुका हूँ। कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली 1 कैरल सेंटर ऑप्टिकल एक्टिव होगा। जिस कंपाउंड में कोई कैरल सेंटर नहीं होगा ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। फिर हमने देखना होगा अगर 2 कैरल सेंटर हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो फिर आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को देखना है। अगर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। और अगर उसमें कोई एक भी प्लेन एग्जिस्ट कर रही होगी, ओनली 1 प्लेन, नोट कर लें, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कोई भी प्लेन एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। और ऑप्टिकल इनएक्टिविटी कोई भी एक एक्सिस, चाहे वो सेंटर ऑफ एक्सिस हैं चाहे प्लेन ऑफ एक्सिस हैं, अगर एग्जिस्ट कर जाएगा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास एनेंटियोमर्स थे, जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स थे, ऑप्टिकल कंपाउंड्स जो कि एक्टिव थे उनको हम एनेंटियोमर कहते थे, डी एंड एल फॉर्म। क्या कहते थे डी एंड एल फॉर्म। तो हम इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो इसकी वेज डैश स्ट्रक्चर से भी हम इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा इसको हम एक दूसरी स्ट्रक्चर से भी हम लिख सकेंगे जिसको हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन, फिशर डायग्राम। तो इसकी 2 रिप्रेजेंटेशन है, वेज डैश स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये 3D होगी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। एक आउट ऑफ द प्लेन होती है, एक बॉन्ड एक्सिस और एक इन द प्लेन होता है। ठीक हो गया। तो वेज हमेशा हम आउटसाइड इसको कहते हैं और जो डैश होता है ये क्या होता है इनसाइड द प्लेन होता है, अवे फ्रॉम अस। जो वेज होता है ये आउट ऑफ द प्लेन होता है, ये टूवर्ड अस होता है। जिस तरह ये एग्जांपल गिवन है। तो ये देखें इसमें एक कैरल सेंटर, एक को हमने वेज से रिप्रेजेंट किया, एक को हमने डैश से रिप्रेजेंट किया। डैश वाला का मतलब है हमसे दूर जा रहा है, अवे है, और जो वेज वाला है ये ऊपर की तरफ है, अबव की तरफ है, हमारी साइड पे है। लेकिन कैरल सेंटर एक मौजूद है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें दिस कंपाउंड, तो ये अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो ये क्या है मिरर इमेज भी है। कैसे? जब हम इसको 180 पे रोटेट करते हैं तो आपने देखा कि ब्रोमीन यहाँ पे आ गया, क्लोरीन यहाँ पे आ गया। तो ये इसका क्या बन गया मिरर इमेज है। अब आप इसको उठा के इसको ऊपर रखें तो ये क्या होगा नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोज होगा। तो मिरर इमेज भी हुआ, नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हुआ। तो इसका मतलब है दिस इज दी ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि ये एनेंटियोमर है। ओके हो गया। तो फिर हम देखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट द वेज डैश स्ट्रक्चर इनटू द फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन क्या होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेज डैश स्ट्रक्चर एंड फिशर स्ट्रक्चर? तो वेज डैश जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम डैश और वेज से रिप्रेजेंट करते हैं और वो 3 डायमेंशनल होती है।
ठीक हो गया। और जो फिशर प्रोजेक्शन होती है ये क्या होती है, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है और इसको हम जस्ट एक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइन से, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नो वैलेंसी इनसाइड एंड आउटसाइड गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल एंड, इसने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का कॉन्सेप्ट दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम या बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना। ठीक हो गया। फिशर प्रोजेक्शन की इक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म नहीं होती, नोट कर लें, ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। ओके, तो ये वाला जो एक्सेस होंगे, एटम होंगे, हॉरिजॉन्टल कहेंगे, और ये वाले जो होंगे इसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकल कहेंगे इन दी फिशर प्रोजेक्शन, इन दी फिशर प्रोजेक्शन। अब हमने देखना है अगर आपने वेज डैश स्ट्रक्चर को फिशर में कन्वर्ट करना है तो हाउ कैन यू कन्वर्ट इट, तो बहुत ही सिंपल है। तो फिशर कहता है कि आप क्या देखें, आप वेज डैश वाली स्ट्रक्चर की तरफ देखें, जहाँ पे वेज और डैश है वहाँ से इसको देखें, वहाँ से इसको देखें, और जो आपकी राइट साइड पे होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका राइट बनेगा। नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। फिशर कहता है कि आपने वेज और डैश वाली साइड से देखना है, ये देख रहा है फिशर, इस साइड से देख रहा है। वो कहता है कि जो आपको राइट साइड पे नज़र होगा, अब इस साइड पे देखें तो ये वाला राइट है, इस वाला देखें तो ये वाला लेफ्ट है, देखने वाली साइड पे देखें तो ओके। फिशर कहता है कि अगर आप वेज डैश स्ट्रक्चर की तरफ से देखते हैं, ठीक है, और जो आपको राइट पे नज़र आ रहा होगा, क्या राइट पे नज़र आ रहा होगा, वो आपका राइट साइड पे आपने लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे इनको लिखना है, आपने किस में लिखना है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लिखना है, और ये राइट पे लिखना है, और ये लेफ़्ट पे नज़र आ रहा है तो ये लेफ़्ट पे, और ये आपको अबव, जब फिशर ने यहाँ से देखा तो ये आपको अबव नज़र आ रहा होगा, और ये आपको बिलो नज़र आ रहा होगा, तो ये आपने ऊपर लिख देना है वर्टिकल में, और ये आपको बिलो लिख देना है। तो ये है वेज डैश स्ट्रक्चर को फिशर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का तरीकाकार। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन आपको स्ट्रक्चर गिवन होगी, पूछा जाएगा कि इसकी जो कैरल सेंटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है आर है या एस है, इसको किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ये बहुत सिंपल है। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हमें जो स्ट्रक्चर होती है वो जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है उसकी डी एंड एल फॉर्म होती है, और डी एंड एल फॉर्म का हमें नहीं पता चलता। आपके सामने स्ट्रक्चर गिवन हो, फॉर एग्जांपल ये वाली स्ट्रक्चर गिवन है, और अगर आपसे कोई पूछे बताएं ये डी है या एल फॉर्म है, भाई आप नहीं बता सकते, यू कैन नॉट टेल, आप इस स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता सकते कि ये जो है इसकी डी फॉर्म है या एल फॉर्म है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर फिशर ने या बाकी साइंटिस्ट ने क्या किया, इसकी दूसरी कन्फिग्रेशन लेके आए कि इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, उसने कहा कि आर एंड एस अगर क्लॉक वाइज रोटेशन होगी तो उसको हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, आर से, और अगर एंटी क्लॉक वाइज होगी तो उसको हम करेंगे एस से रिप्रेजेंट। तो वो कहते हैं कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर सामने होगी तो आप आर और उसकी जो एस कन्फिग्रेशन है वो तो बता सकते हैं, लेकिन डी एल फॉर्म नहीं बता सकते, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, ऐसे पता नहीं चलता। इसलिए हम जाते हैं आर एंड एस कन्फिग्रेशन की तरफ। अगर आपके पास एक कैरल सेंटर हो और उसकी आर एस कन्फिग्रेशन निकालनी हो तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आज आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपकी ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन आज हम इंशाल्लाह आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। ओके, अगर तो आपके पास दोनों तरीके से बता सकते हैं, वेज डैश स्ट्रक्चर हो तो उसका भी तरीका बताऊंगा, और अगर फिशर प्रोजेक्शन हो तो उसका भी तरीका बताऊंगा कि आपने आर एस को किस तरह फाइंड आउट करना है। पहली बात तो आपने याद रखनी है कि प्रायोरिटी देनी है आपने, दिस इज़ द कायरल सेंटर, इसके अराउंड जो हमारे पास 4 एटम है आपने उसको प्रायोरिटी देनी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। प्रायोरिटी किस बेस पे देनी है, प्रायोरिटी आपने एटॉमिक वेट की बेस पे देनी है। किस बेस पे देनी है, एटॉमिक वेट की बेस पे। और जब हमने बात की थी इजी सिस्टम की ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, हमने उसको एटॉमिक नंबर की बेस पे प्रायोरिटी दी थी। ये डिफरेंशिएशन याद रख लें। तो हमने एटॉमिक वेट की बेस के ऊपर प्रायोरिटी देनी है। जस्ट लाइक दिस, अगर एग्जांपल देखें तो इस कार्बन के जो आयोडीन है इसको एटॉमिक वेट सबसे ज़्यादा होता है, तो इसको नंबर 1 दिया। फिर उसके बाद जो होता है ब्रोमीन का 2 दिया, इसको 3 का, और हाइड्रोजन का सबसे लीस्ट होता है इसको हमने 4 पे दिया। ठीक हो गया। अब जो है, अब आपने देखना है कि क्या करना है आपने। दूसरी बात, प्रायोरिटी बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर आपने दे दिया। जो क्लॉक वाइज रोटेशन होगी, क्या है, जो क्लॉक वाइज रोटेशन होगी इसको आपने आर कन्फिग्रेशन का नाम देना है। देखा हमने 1 से, अच्छा ये जो रोटेशन करनी है आपने, ये
प्रायोरिटी नंबर की बेस पे देनी है, 1 2 3 4 ऐसे देनी है आपने, उसी तरफ आपने एरो को घुमाना है। तो 1 2 3 इस तरफ आपने घुमाया, तो इसका मतलब है ये क्या है, क्लॉक वाइज है, तो क्लॉक वाइज है तो इसका मतलब ये क्या होगा, आर होगा। क्या होगा, आर होगा। लेकिन एक शर्त है, आपने ये भी याद रखना है कि जो लेस प्रायोरिटी होगा वो आपका वर्टिकल पोजीशन पे होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तो आपने प्रायोरिटी देनी है, दूसरा आपने जो लेस प्रायोरिटी होनी चाहिए वो वर्टिकल पोजीशन पे होनी चाहिए, और अगर नहीं होगी तो कोई इशू नहीं है, फिर हम उसकी कन्फिग्रेशन उलट कर देंगे। तो आगे जाके एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह आपने इसको फाइंड आउट करना है। तो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। यही रूल लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको नोट कर लें। वर्टिकल पोजीशन, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी ऑन वर्टिकल पोजीशन। फिशर के अकॉर्डिंग जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो वर्टिकल पोजीशन पे होनी चाहिए। तब आप देखें वर्टिकल अगर पोजीशन पे है, आप अपने उसको रोटेट किया, और अगर क्लॉक वाइज है तो आर उसको दे देंगे, उसकी कन्फिग्रेशन होगी, और अगर आपकी एंटी क्लॉक वाइज है तो वो आपकी एस कन्फिग्रेशन होगी। ठीक हो गया। और अगर लोएस्ट प्रायोरिटी आपकी हॉरिजॉन्टल पे है, आपने आर्डर दे दिया और आपको पता चला कि हॉरिजॉन्टल पे है, तो फिर अगर आप उसकी रोटेशन करवाएंगे, अगर एस बन रही होगी तो वो आपकी एस नहीं होगी, वो क्या होगी, आर होगी। एग्जांपल, जिस तरह हमने क्या दिया, प्रायोरिटी दी, ये आपका 1 हो गया प्रायोरिटी पे, ये फिर आपका क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये क्या होगी, 4 प्रायोरिटी हो गई। अब जब हमने इसको देखा कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो वर्टिकल पे है, हमने क्या किया, 1 से 2 या 3 की तरफ गए, 1 2 एंड देन 3। तो ये कौन सी एंटी क्लॉक वाइज है, तो एंटी क्लॉक वाइज हमने क्या कहा, जो सेंट्रल एटम की जो कन्फिग्रेशन है वो है एस। ये तो हो गया ठीक। अब हम इसको ले लेते हैं समझाने के लिए, ये समझा रहा हूँ आप लोगों को। आपने देखा कि जो 4th पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल पे है, तो जब आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे होगी तो फिर आपने कन्फिग्रेशन को, रूल सेम रखना है, कन्फिग्रेशन उलट कर देनी है। तो हमने देखा कि 1 से 2 की तरफ गए या 1 से 3 की तरफ गए, 1 2 3 की तरफ गए, तो ये एंटी क्लॉक वाइज है, तो इसकी कन्फिग्रेशन होनी चाहिए थी एस। क्या होनी चाहिए थी, एस। लेकिन क्योंकि ये वर्टिकल पोजीशन पे लोएस्ट प्रायोरिटी नहीं है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो ये एस नहीं होगी, ये क्या होगी, आर होगी। ये नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम फर्दर देख लेते हैं। प्रायोरिटी दे दी हमने, 1 2 3 की तरह रोटेट किया। अब आपने देखा कि इसकी क्या है, एंटी क्लॉक वाइज है, तो एस है। क्यों, क्योंकि जो हमारी लोएस्ट प्रायोरिटी है वो किस पे है, वर्टिकल पोजीशन पे है, तो भाई ये एस ही होगा। अब इसको देखें, हमने प्रायोरिटी दे दी 1 2 3, हमने इसको रोटेट किया 1 2 3 की तरफ, तो ये क्या है, एंटी है। जो एंटी होता है वो तो एस होना चाहिए था, लेकिन एस नहीं है। क्यों, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी क्या है, वर्टिकल, सॉरी, जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लोएस्ट प्रायोरिटी होगी, जो आपकी कन्फिग्रेशन बन रही होगी उसको रिवर्स करके उसको रिवर्स कर देंगे, तो होना एस चाहिए था, लेकिन क्या होगा, आर होगा। अब इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखें, 1 पोजीशन है, ये हो गई, 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। तो हमने इसको रोटेट किया, जब रोटेट किया तो इस तरह की रोटेशन हुई, और ये कौन सी रोटेशन है, दिस इज़ दी एंटी क्लॉक वाइज। और हमारी 4th पोजीशन को कहाँ पे है, वर्टिकल पे है, और एंटी क्लॉक वाइज है, तो ये क्या कहेगी, एस कहेंगे इसको। तो इस तरह आपने ये देख लेना है, और बाकी आपने ये देख लेना है कि ये किस तरह, ओके हो गया। तो और एस कन्फिग्रेशन ऑन वेज डैश स्ट्रक्चर, ये तो तरीकाकार था कि अगर आपको स्ट्रक्चर दी गई हो, फिशर स्ट्रक्चर गिवन हो, तो उस पर आपने क्या रूल अप्लाई करना है, प्रायोरिटी देनी है, और अगर तो क्लॉक वाइज होगा तो आर, एंटी क्लॉक वाइज होगा तो एस, और अगर तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होगा, किस पे होगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होगा, तो आर को एस बना देंगे, एस को आर बना देंगे, और अगर वर्टिकल पोजीशन पे होगा तो वो आर की आर रहेगी, एस की एस रहेगी। नोट कर लें। अब हम आ जाते हैं वेज डैश स्ट्रक्चर के ऊपर। जब एक कैरल सेंटर हो तो तब आप किस तरह देखेंगे, तो भाई इसका भी सिंपल तरीका है, सेम प्रायोरिटी देनी है, जस्ट लाइक जिस तरह आपने फिशर को दी। लेकिन इस केस का रूल क्या है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी शुड बी ऑन दी डैश, वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ हमने क्या रखा था, जो लोएस्ट प्रायोरिटी होती है वो किस पे होनी चाहिए, वो वर्टिकल पोजीशन पे होनी चाहिए। किस पे होनी चाहिए, वर्टिकल पोजीशन पे। यहाँ वेज डैश स्ट्रक्चर में जब आपने नाम देना है तो याद रखना है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी किस पे होनी चाहिए, वो डैश पे होनी चाहिए। जो डैश स्ट्रक्चर होगी, जो डैश बॉन्ड होगा,
वो लोएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर नहीं होगा फिर क्या करेंगे, फिर भी कोई मसला नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, या तो उसको फिशर में कन्वर्ट कर लें या फिर हम उसकी क्या करेंगे, उसकी हम इंटरचेंज करते हैं, ऑड इवन इंटरचेंज करके हम उसको क्या कर लेते हैं, वो चेंज करके फिर हम कैलकुलेट करते हैं। ओके हो गया। तो सेकंड मेथड है कि आप इसकी फिशर प्रोजेक्शन बना लें, और डैश को फिशर में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बता दिया है। डैश और वेज वाली साइड पे देखें, जो राइट पे होगा उसको राइट पे लिखें, जो लेफ्ट पे होगा लेफ्ट पे लिखें, जो अबव होगा उसको अबव लिखें, जो बिलो होगा उसको बिलो लिखें, लाइक दिस। अब हम इसकी तरफ देख लेते हैं वेज डैश की। प्रायोरिटी 1 पे ये है क्योंकि डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच है। प्रायोरिटी 2 है क्योंकि ये कार्बन के बाद फिर ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है, पहले कार्बन के साथ अटैच है, फिर ये 3 है और ये 4 है। हमने देखा कि 1 2 3, इसको 1 2 3 की तरफ रोटेट किया, तो ये कौन सी रोटेशन है, दिस इज द क्लॉक वाइज। कौन सी है, ये क्लॉक वाइज है। तो जब क्लॉक वाइज है तो ये कौन सी होती है, आर होती है। और फिर दूसरी कंडीशन भी देखनी है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो किस पे होनी चाहिए, वो डैश पे होनी चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर में लोएस्ट प्रायोरिटी डैश पे थी, रोटेट किया तो क्या हुआ, क्लॉक वाइज हुआ, तो ये आर होगी, क्या होगी, आर होगी। ओके हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते, ये सिंपल तरीका है, तो फिर आप क्या करें, आप जो है वेज स्ट्रक्चर को आप लेके जाएं फिशर में और फिर फिशर वाले रूल अप्लाई करें, फिर आप आर और एस डिसाइड करें। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास वेज डैश स्ट्रक्चर है, तो फिशर ने इस तरफ से देखा, तो जो फिशर की राइट साइड पे आपको नज़र आ रही है, तो ये एच राइट साइड पे आ गया, ये लेफ़्ट साइड पे आ गया, ये अबव चला गया, ये बिलो हो गया। अब हमने क्या दी, नंबरिंग दे दी 1 2 3, रोटेट किया आर, और जो लोएस्ट प्रायोरिटी है हॉरिजॉन्टल पे है, तो भाई होना तो ये चाहिए था, ये एंटी क्लॉक वाइज है तो एस होना चाहिए था, लेकिन एस नहीं है। क्यों, क्योंकि एस को हमने चेंज कर दिया आर में, क्योंकि हमारी लोएस्ट प्रायोरिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल पे है। अगर वर्टिकल पे होती तो फिर हम इसको चेंज ना करते। ओके हो गया। अब लोएस्ट प्रायोरिटी ऑन द डैश स्ट्रक्चर होगी, तो देन आपने क्या करना है, एक और तरीका है, अगर आपने वेज डैश पे ही देखना है, आप चाहते हैं कि मैं कन्वर्ट नहीं करना चाहता या नहीं करनी चाहती इनटू द फिशर प्रोजेक्शन, फिर इसका क्या तरीकाकार है, तो फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने 2 इंटरचेंजेस करनी होती हैं। क्या करनी होती हैं, इफ़ लोएस्ट प्रायोरिटी ऑन द डैश स्ट्रक्चर, फिर आपने क्या करना होगा, देन डू 2 इंटरचेंजेस आपने करनी है। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी डैश स्ट्रक्चर पे नहीं है तो फिर आपने 2 इंटरचेंजेस करनी है, और फिर आपने लोएस्ट प्रायोरिटी आपने डिसाइड करनी है। ओके, तो अब आपने क्या किया, फिशर ने क्या किया था, इसने क्या किया, फर्स्ट इंटरचेंज इस क्लोरीन को इसके साथ इंटरचेंज कर दिया, इसको कहते हैं फर्स्ट इंटरचेंज। इवन इंटरचेंजेस करनी होती हैं, याद रख लें, कितनी इवन इंटरचेंज करनी होती है, 2 इंटरचेंजेस, 2 या 4 या 6 करनी होती हैं, ठीक हो गया। इसको इंटरचेंज कर दे तो एक इंटरचेंज, फ्लोरीन क्लोरीन की जगह पे आ गया क्लोरीन, ये एक इंटरचेंज हो गया। इसके अलावा फिर ये जो आपने इंटरचेंज किया, इसके अलावा आपने कोई 2 इंटरचेंज, जो सेकंड इंटरचेंज वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो हम क्या करें, हमने क्या किया, आयोडीन को क्लोरीन के साथ चेंज कर दिया। ये आपने चेंज नहीं करना, ये आपने चेंज नहीं करना, क्योंकि ये 4th प्रायोरिटी पे फ्लोरीन था, इसको आपने चेंज नहीं करना। आप बाकी 2 चेंज कर सकते हैं। तो आयोडीन को इसके साथ चेंज कर दिया, क्लोरीन को इसके साथ चेंज कर दिया। तो अब आप देखें 1 2 3, 4th पे हमारा फ्लोरीन है, ठीक हो गया, लोएस्ट प्रायोरिटी है। अब आप देखें कि ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, दिस इज द क्लॉकवाइज, और 4th पे आपका डैश स्ट्रक्चर आ चुकी है, तो ये आपका हो गया, क्या हो जाएगा, आर कन्फिग्रेशन इसकी होगी। तो ये है एक सिंपल तरीका। और सेकंड मेथड क्या है, इसको भाई आप फिशर में कन्वर्ट करें, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और एस कन्फिग्रेशन ऑन द मोर देन 1 कैरल सेंटर, अगर आपको 2 कैरल सेंटर गिवन हो तो फिर आप किस तरह डिटरमाइन, फिर वही सेम रूल है, फिर आपने हर पार्ट के अकॉर्डिंग देखना है, इसको देखना है और इसको देखना है। अब इसको देखें तो इस केस में ये कार्बन है सेंट्रल एटम, तो ये इस कार्बन के साथ अटैच है, ठीक हो गया, और ये कार्बन फिर फर्दर जो है बाकी हाइड्रोजन के साथ कार्बन के साथ अटैच है। लेकिन इस केस में देखें तो यहाँ कार्बन जो है डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच है, डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ अटैच है, और फिर तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपने किसको देनी है, इसको देनी है, डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ है, फिर सेकंड प्रायोरिटी कार्बन के साथ, फिर जो थर्ड प्रायोरिटी आपकी होगी वो आपने ये वाली लेनी है जो इसके इस कंपोनेंट के साथ अटैच है, ये थर्ड प्रायोरिटी है, और ये फोर्थ है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या है, दिस इज़ दी
एंटी क्लॉकवाइज तो ये एस होना चाहिए था, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी किस पे है, फोर्थ प्रायोरिटी देखें तो हॉरिजॉन्टल पे है, तो हम इसको रिवर्स करके आर कर देंगे। तो इस तरह आप इसको देखें तो इसको इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इस तरह आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक तरीका कार होता है आर एस कन्फिग्रेशन का। तो ये आपने खुद प्रैक्टिस कर लेनी है, इनकी बहुत ही सिंपल है। ओके, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि ये डिफरेंट कंपाउंड्स गिवन है ए बी सी डी, इनमें से कौन से एनेंटियोमर्स हैं, कौन से डायस्टीरियोमर्स हैं। तो ये कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप उसका कायरल सेंटर निकाल लेते हैं, कन्फिग्रेशन अगर आपको आर और एस का पता है तो देन भी आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से दो जो कंपाउंड हैं वो एनेंटियोमर हैं, कौन से दो डायस्टीरियोमर हैं। इसके अलावा भी ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखें ये आर है, इन दोनों कंपाउंड को देखें, ये आर है, आर से क्या बनी एस, लेकिन एस से एस ही रहा, एस से एस ही रहा, ये चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब है एनेंटियोमर में कन्फिग्रेशन चेंज होनी चाहिए, आर से एस, एस से आर। तो आर से एस तो हो गया, लेकिन इस केस में एस से आर नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड क्या हैं, दीज आर दी डायस्टीरियोमर्स, दीज आर दी डायस्टीरियोमर्स। नीचे एग्जांपल देख लेते हैं, ए एंड बी जो हैं ये क्या हैं, डायस्टीरियोमर्स हैं। इसी तरह बी एंड सी को देखें, ये वाले दो कंपाउंड देखें तो ये डायस्टीरियोमर नहीं है। क्यों, एस से आर हो गया, एस से आर हो गया, तो कन्फिग्रेशन चेंज हो चुकी है। तो ये आपका एनेंटियोमर है। इसी तरह अगर आप देखें तो ए एंड डी एनेंटियोमर है, ए एंड डी एनेंटियोमर है, ये वाला कंपाउंड और ये वाला एनेंटियोमर है। कैसे, आर से एस, एस से आर, आर से एस, एस से आर, तो ये एनेंटियोमर है। इसी तरह नीचे एग्जांपल देखें, सी एंड डी कहता है डायस्टीरियोमर्स हैं, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ए एंड सी जो है ये डायस्टीरियोमर्स है। ए एंड सी को देख लेते हैं, ए एंड सी डायस्टीरियोमर्स हैं। ये वाला ए है, ये वाला सी है, ए एंड सी। देखें आर से आर, लेकिन एस से आर रहा, चेंज नहीं हुआ, एस से आर हुआ, लेकिन ये क्या रहा, डायस्टीरियोमर। तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट है। इसी तरह ये नीचे एग्जांपल गिवन है, इसको भी आप देख सकते हैं और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नीचे एग्जांपल्स गिवन है। ओके जी, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपने ये नेमिंग देनी है, कौन सा सेंटर एस है, कौन सा आर है, तो ये आपने खुद करने हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। रूल्स आपने अप्लाई करने हैं और फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है कन्फर्मेशनल एसोमर्स। तो स्टीरियो एसोमर्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक हमारा था कन्फर्मेशनल एसोमर और एक था कन्फिग्रेशनल एसोमर। जो कन्फर्मेशनल एसोमर थे उसको जब तक हम क्या करेंगे, विदाउट रोटेशन, हम बॉन्ड ब्रेक किए बगैर हम उसको रोटेट कर सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल एसोमर। लाइक चेयर्स फॉर्म है, बर्ड फॉर्म है, इसके अलावा जो हमारी स्टैगर्ड फॉर्म होगी, एक्लिप्स फॉर्म होगी, हॉर्स ऑफ प्रोजेक्शन होगी, ये सारी न्यूमन प्रोजेक्शन होगी, ये सारी की सारी कौन सी हैं, कन्फर्मेशनल एसोमर्स हैं। तो हम इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके जी, द कंपाउंड विच कैन बी इंटरकन्वर्टेड विद ईच अदर थ्रू द रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इनको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल एसोमर्स कहते हैं। जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल, आप देखें कि ये वाले जो इस तरह की जो कन्फिग्रेशन होगी इसको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल एसोमर्स। क्या कहते हैं, कन्फर्मेशनल एसोमर्स। तो ये हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करें तो ये दूसरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड। एक स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो इन दोनों को हम कहते हैं कन्फर्मेशनल एसोमर्स कहते हैं। तो इसकी जनरली 2 टाइप्स की कन्फर्मेशंस होती हैं। एक को हम कहते हैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, एक होती है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो ये हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो इक्लिप्स्ड में भी आपकी न्यूमन्स प्रोजेक्शन हो सकती है, 100 हॉर्स भी हो सकती है। इस तरह स्टैगर्ड में भी न्यूमन प्रोजेक्शन हो सकती है, 100 हॉर्स हो सकती है। ये दोनों केसेस हैं। तो अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कौन सी होती है, इक्लिप्स्ड कौन सी होती है। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ये ग्रुप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल रिजल्टिंग 60 डिग्री डाइहेड्रल एंगल होता है। और इसमें क्या होता है, 0 डिग्री डाइहेड्रल एंगल होता है। इक्लिप्स में कौन सा होता है, 0 डिग्री होता है, बिल्कुल सेम एक्सेस पे होती हैं। ये आगे जब डायग्राम आपको दिखाऊंगा तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसकी लो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसकी लो स्ट्रेन होती है, इसकी हाई स्ट्रेन स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि बॉन्ड एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के क्लोज होते हैं, तो वो रिपेल्शन काज करते हैं। इसी तरह ये हाई स्टेबल स्ट्रक्चर्स होती हैं स्टैगर्ड स्ट्रक्चर, और ये जो इक्लिप्स होती हैं ये लो स्टेबल स्ट्रक्चर्स होती हैं। नोट कर लें इसको। ओके, इसके अलावा जो मेन डिफरेंस है स्ट्रक्चर्स का, दिस इज़ द स्टैगर्ड,
आप देखें इस केस में देखें तो ये दोनों आपको ये y नज़र आ रहा है इस तरह की डायरेक्शन, और ये दोनों इसके क्या है, ये बिल्कुल उसके पैराडॉक्स है, उलट है। उलट कर दें इस y पोजीशन को, अगर आपको इस तरह की कन्फिग्रेशन मिले, स्ट्रक्चर मिले, तो ये कौन सी होगी, स्टैगर्ड। और अगर आपको इस तरह की स्ट्रक्चर मिले, दोनों जो बॉन्ड हैं वो इस तरह हो और एक नीचे हो, दोनों ऊपर हो और एक नीचे हो, तो इसको हम कहते हैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन कहते हैं। दोनों अगर y की फॉर्म में हो तो इसको हम कहते हैं इक्लिप्स्ड, और अगर एक y ऊपर और एक y को उलट कर दें जिस तरह कोनिकल फ्लास्क होती है, ठीक है, तो ये आपको क्या है, उलट करके रख दें तो ये आपकी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होगी। ये स्टेबल होती है, ये क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, क्योंकि ये ग्रुप्स हैं वो एक साइड पे आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जनरली जो होता है, ये जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं ये अल्केन्स में देखे जाते हैं। किस में देखे जाते हैं, अल्केन में। तो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, 100 हॉर्स। जिस तरह घोड़ा नहीं होता, घोड़े की 3 उसके ऊपर सुम्ब होते हैं और नीचे टांगे होती हैं, तो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन इसको हम कहते हैं। इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन को 60 डिग्री ग्रे पे रोटेट किया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाती है किस में, स्टैगर्ड फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट नोट है। तो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन को 60 डिग्री पे रोटेट किया जाए तो ये स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह न्यूमन प्रोजेक्शन में आ जाएं तो ये न्यूमन प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये बताता हूँ कि न्यूमन ने किस तरह इसको रिप्रेजेंट किया। तो अगर न्यूमन की इक्लिप्स्ड फॉर्म को 60 डिग्री पे रोटेट किया जाए तो न्यूमन की स्टैगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक हो गया। अब इक्लिप्स फॉर्म जो है ये देखें आप, जो बिल्कुल बॉन्ड सेम है, ये एक्सिस में हैं, ये दोनों एक कोई पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं, तो ये इसकी क्या है, स्ट्रेन काज करते हैं, ये हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी लो हो जाती है, लेकिन इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। इस तरह स्टैगर्ड में देखें तो स्टैगर्ड में जो बॉन्ड एंगल्स हैं, बॉन्डेड हैं, वो एक दूसरे से दूर हैं। आपने देखा कि ये इधर है, 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 ये इधर है। इस वजह से ये क्या है, दिस इज़ दी स्टेबल स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रेन कम होती है, ठीक है, रिपल्शन कम होती है। अब न्यूमन प्रोजेक्शन बनती कैसे है, ये भी अल्केन में यूजफुल होती है न्यूमन प्रोजेक्शन। न्यूमन ऑब्जर्व द मॉलिक्यूल अलोंग द सेंटर कार्बन कार्बन बॉन्ड। इसने न्यूमन ने क्या देखा, जैसे कार्बन एक एक्सिस में होते हैं तो उसने वहीं से जाके बैठ के देखा। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे देखा उसने। यहाँ पे देखा कि ये स्ट्रक्चर है, तो जो न्यूमन था इसने बिल्कुल एक्सिस पे देखा, ऐसे देखा। तो जब इसने इस एक्सिस के देखा तो इसको पहला कार्बन बिल्कुल फ्रंट पे नज़र आया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि जब न्यूमन ने बिल्कुल एक्सिस पे कार्बन चेन को देखा इथेन में, तो इसको पहला कार्बन फ्रंट पे नज़र आया, इसने यहाँ ड्रा कर दिया, दिस इज़ द फ्रंट कार्बन, नोट कर लें, ये वाला कार्बन है। फिर इसके अकॉर्डिंग इसने देखा कि हाइड्रोजन की किस तरह, ये एक हाइड्रोजन ऊपर है, 2 नीचे हैं, तो एक हाइड्रोजन ऊपर, ये नीचे, ये वाला एक्सिस जो है, ये न्यूमन ने फर्स्ट कार्बन जो फ्रंट पे कार्बन नज़र आया उसकी ये रिप्रेजेंटेशन है। ओके हो गया। अब देखा, जब न्यूमन ने देखा तो उसको ये वाला कार्बन नज़र नहीं आया, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट पे था, ये वाला कार्बन उसकी फ्रंट पे था, ये वाला उसकी बैक पे कार्बन था, तो ये वाला कार्बन इसको नज़र नहीं आया, इसलिए उसने सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। और आप देख भी सकते हैं कि सेकंड कार्बन आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो इसकी बिल्कुल बैक साइड पे, इस कार्बन की बिल्कुल बैक साइड पे मौजूद है, लेकिन उसको ये वाले हाइड्रोजन सेकंड कार्बन के ये नज़र आए, एक अबव, तो इसने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया, एक इस तरह इसने रिप्रेजेंट किया और एक इस तरह रिप्रेजेंट किया। तो ये है इसकी जो फॉर्म है, ये है इक्लिप्स्ड फॉर्म, किसकी, न्यूमन की, क्योंकि दोनों एटम साथ साथ हैं। और अगर इस तरह की कन्फर्मेशन हो, दोनों एटम एक दूसरे से अवे हों, फार अवे हों, डिस्टेंस पे हों, तो ये कौन सी होती है, स्टैगर्ड। लेकिन इस केस में भी आपको फ्रंट कार्बन तो नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी जो बैक पे कार्बन है वो नज़र नहीं आ रहा है इथेन के केस में। तो ये है रिप्रेजेंट करने का तरीका इथेन का। इसी तरह प्रोपेन को देखें, सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। अब न्यूमन ने जब इसको यहाँ से बैठ के देखा, तो इसको जब न्यूमन ने यहाँ से बैठ के देखा तो इसको क्या नज़र आया, इसको जनाब ये फ्रंट कार्बन नज़र आया। कौन सा, फ्रंट कार्बन। इसने फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट कर दिया कि इसमें 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इसने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर इसने देखा कि जो इसके बैक में जो कार्बन है वो नज़र इसको नहीं आ रहा था, ये वाला कार्बन नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसके जो अटैचमेंट है हाइड्रोजन ऊपर, इस तरह मिथाइल, ये वाला ग्रुप इसको नज़र आया मिथाइल, और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे, तो ये इक्लिप्स्ड है, ये क्या है, स्टैगर्ड है। तो इक्लिप्स्ड को अगर 60 डिग्री पे रोटेट किया जाए तो स्टैगर्ड बन जाती है, स्टैगर्ड को फर्दर 60 डिग्री पे रोटेट किया जाए तो दोबारा इक्लिप्स हो जाती है।
एन ब्यूटेन में ये आपने देख लेना है। तो ये अब आपको क्लियर हो चुका होगा इक्लिप्स और स्टैगर्ड किस तरह बनाई जाती हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही एग्ज़ाम के हवाले से एन ब्यूटेन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, और ये जो ऑर्डर मैंने दे दिया है ये आपने याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखें जो इक्लिप्स्ड फॉर्म है, जो फुल्ली इक्लिप्स्ड होगी तब जब जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे के क्लोज होंगे, जिस तरह ये वाली है फुल्ली इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर है, सॉरी ये वाली है, सॉरी फुल्ली इक्लिप्स्ड है। इसमें देखें कि सारे एटम एक दूसरे के करीब हैं और ये दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, और यहाँ पे रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगी और ये फुल इक्लिप्स्ड बन जाएगी ये स्ट्रक्चर। इसलिए फुल्ली जो इक्लिप्स्ड है इसकी जो स्टेबिलिटी है वो लेस होती है ड्यू टू द रिपल्शन। यहाँ रिपल्शन होती है और ये क्या होती है, लेस स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ क्या है, दिस इज द फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये कौन सी है, दिस इज द पार्शली स्टैगर्ड। पार्शली स्टैगर्ड मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के डिस्टेंस पे हैं, थोड़े डिस्टेंस पे हैं, थोड़े डिस्टेंस पे हैं। डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डिस्टेंस है। लेकिन ये फुल्ली स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि दोनों बल्कि ग्रुप बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में हैं, तो ये फुल्ली स्टैगर्ड होगी। ओके, इसी तरह ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है क्योंकि इसमें ग्रुप और ज़्यादा एक दूसरे के बल्कि ग्रुप करीब हैं। जितने बल्कि ग्रुप इक्लिप्स्ड में क्लोज होते जाएंगे तो वो फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म होगी, जबकि स्टैगर्ड फॉर्म में जितने बल्कि ग्रुप एक दूसरे से दूर होते जाएंगे वो फुल्ली स्टैगर्ड फॉर्म होगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर फिर क्या बना, फुल्ली स्टैगर्ड फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर उसकी एंटी फॉर्म, फिर उसकी पार्शली स्टैगर्ड, फिर इसकी पार्शियल इक्लिप्स, और सबसे लेस स्टेबल क्या होगी, फुल्ली इक्लिप्स्ड होगी। तो ये आपने देख लेना है, इस तरह आपने एन पेंटेन को रिप्रेजेंट करना है और इस तरह आपने देख लेना है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइक्लोहेक्सेन को इन द केस ऑफ चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्ज़ाम के हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से, यहाँ से काफ़ी टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, कौन सी स्टेबल है, कौन सी लेस स्टेबल है, क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ऑल कार्बन्स हैव स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इन द चेयर फॉर्म, ये नोट कर लें। चेयर फॉर्म में सारे के सारे कार्बन की जो कन्फर्मेशन है वो क्या है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, नोट कर लें। इसीलिए स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होने की वजह से चेयर फॉर्म में, चेयर फॉर्म इज़ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर एज़ कम्पेयर टू दी अदर स्ट्रक्चर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यही इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वाई चेयर फॉर्म इज़ मोस्ट स्टेबल, बिकॉज इसके सारे के सारे जो कार्बन की जो कन्फिग्रेशंस हैं वो स्टैगर्ड हैं। साइक्लोहेक्सेन की बात कर लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल विच शो द चेयर्ड फॉर्म। तो साइक्लोहेक्सेन को जब हम चेयर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये चेयर फॉर्म है। ओके, अब इसमें क्या है, दिस इज द चेयर्ड फॉर्म। इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोजीशंस होती हैं, 6 एक्सियल पोजीशंस होती हैं और 6 इक्वेटोरियल पोजीशंस होती हैं। इसको ज़रा नोट कर लें। जो बिल्कुल एक्सिस से 90 पे होंगी, 90 डिग्री के एंगल पे होंगी, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट होंगी, तो इनको हम कहते हैं एक्सियल। ये वाली पोजीशन जो है ये एक्सियल होती है। इस तरह ये वाली एक्सियल है और ये वाली एक्सियल बॉन्ड है, ये वाला एक्सियल है, ये वाला आपका कह लें एक्सियल है, ये वाला एक्सियल है। तो ये 1 2 3 4 ये जो 6 एटम्स हैं ये एक्सियल पोजीशन पे हैं, जबकि जो बाकी आप कह लें कि डायगोनल शेप में आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली डायगोनल है, ये वाली डायगोनल है, ये वाली डायगोनल है, ये वाली डायगोनल है, ये वाला डायगोनल है। तो ये जो 6 हैं इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस। ओके हो गया, डिफरेंस का समझ आया, यस। तो ये सारी पोजीशन क्या हैं, एक्सियल हैं। एक्सियल हाइड्रोजन और दोस हाइड्रोजन दैट स्टिक स्ट्रेट अप एंड स्ट्रेट डाउन, बिल्कुल स्ट्रेट अप या डाउन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल कहते हैं। इक्वेटोरियल कौन से होते हैं, दोस हाइड्रोजन दैट स्टिक आउट अलॉन्ग द इक्वेटर ऑफ द चेयर, चेयर के इक्वेटर के अलॉन्ग होंगे, यानी कि डायगोनल पोजीशन पे होंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कहेंगे। ये नोट कर लें। अदर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन डू नॉट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग बोट फॉर्म डू एग्जिस्ट। दूसरी कन्फर्मेशन बोट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं, हाफ चेयर फॉर्म में भी होती है, ट्विस्टेड बोट फॉर्म में भी होती है, और मोस्ट स्टेबल जो है वो है चेयर फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लें, एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइक्लोहेक्सेन की जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो है चेयर्ड फॉर्म है, फुल्ली चेयर्ड फॉर्म। और इसकी स्टेबिलिटी की रीज़न्स क्या हैं, तो रीज़न यही हैं
कार्बन इन द साइक्लोहेक्सेन इन द चेयर्ड फॉर्म sp3 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है एंड दे टेंड टू दी 1095 डिग्री के एंगल पे मौजूद हैं, और इसके अलावा इसके पास जो हैं लोएस्ट टोटल एनर्जी एंड देयर फोर दे आर मोर स्टेबल हैं, दे आर दी मोस्ट स्टेबल हैं। और दूसरी रीज़न क्या है कि चेयर फॉर्म में जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं दे आर फुल्ली स्टैगर्ड फॉर्म, क्या होते हैं, फुल्ली स्टैगर्ड फॉर्म है, और ये मोस्ट स्टेबल है, जिसकी वजह से चेयर फॉर्म क्या होती है, मोस्ट स्टेबल होती है। और दूसरी रीज़न इसकी है कि इसमें फ्लैग पोल इंट्रैक्शंस नहीं होती, रिपल्शन का फिनामिना नहीं होता, क्योंकि सारे के सारे स्टैगर्ड फॉर्म में एटम है, एक दूसरे से अवे हैं, तो वहाँ रिपल्शन का फिनामिना नहीं होता, इस वजह से ये क्या है, चेयर फॉर्म स्टेबल है। आगे मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ कि बोट कन्फर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये इसमें क्या है, ये वाले जो हाइड्रोजन हैं इनमें फ्लैग पोल इंट्रैक्शंस होती हैं, जिस तरह फ्लैग नहीं होता झंडा ऊपर को उठा होता है, ठीक है, तो गैसी या फ्लैग पोल इंट्रैक्शंस होती हैं, और ये स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट होती है यहाँ दो एटम्स के बीच में, और ये रिपेल करती हैं, और ये क्या बन जाती है, बोट फॉर्म क्या बन जाती है, लेस स्टेबल बन जाती है। जबकि इन दिस केस बट अगर हम बात करें कि चेयर्ड फॉर्म में बात करें तो ये जो हाइड्रोजन्स हैं इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होती, बिकॉज वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे नहीं होते, वो इक्लिप्स्ड फॉर्म में नहीं होते, वो सारे के सारे किस फॉर्म में होते हैं, वो स्टैगर्ड फॉर्म में होते हैं, और वो एक दूसरे से अवे होते हैं। ओके, तो आप बोट फॉर्म को चेयर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, तो ये रीज़न दोबारा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वाई बोट फॉर्म इज लेस स्टेबल दैन द चेयर्ड फॉर्म। टू रीज़न्स हैं कि बोट फॉर्म एक तो इक्लिप्स्ड फॉर्म में अवेलेबल है, और एटम जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, रिपल्शन होती है, और दूसरी फ्लैग पोल इंट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। व्हाट इज़ मीट बाय फ्लैग पोल इंट्रैक्शन, ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लैग पोल इंट्रैक्शंस आर स्पेसिफिकली फॉर द हाइड्रोजन्स आर या सब्स्टिट्यूएंट दैट टेक अप टू एक्सियल अप पोजीशन, वो हाइड्रोजन दो एक्सियल पोजीशन लेते हैं, दे आर फ्लैग पोल्स, इनको हम फ्लैग पोल्स कहते हैं, ऐसे बिल्कुल दो पोल्स की तरह होती हैं, बिल्कुल एक्सियल सीधे। ड्यू टू द बोट फॉर्मेशन बीइंग द शेप इट प्रोड्यूसेस टू एक्सियल अप पोजीशन दैट लुक लाइक फ्लैग पोल्स, फ्लैग पोल की तरह ये नज़र आते हैं, और इस वजह से इसको हम रिजल्ट इन द स्टेरिक हिंड्रेंस मौजूद होती है, और ये लेस स्टेबल बन जाती है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ चेयर फॉर्म, तो एक चेयर फॉर्म को दूसरी चेयर फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। एट द रूम टेम्परेचर साइक्लोहेक्सेन डज नॉट स्टे इन वन चेयर कन्फर्मेशन बट रैपिडली इंटर कन्वर्ट्स इनटू द अल्टरनेट कन्फर्मेशन, और इसको हम कहते हैं रिंग फ्लिप कहते हैं, यानी कि बॉन्ड फ्लिप करके दूसरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुके हैं। आपने देखा कि ये बॉन्ड यहाँ पे फ्लिप किया, ये पे फ्लिप किया, यहाँ पे फ्लिप किया, तो फ्लिपिंग हुई, रिंग फ्लिप की वजह से ये एक कन्फर्मेशन दूसरी चेयर कन्फर्मेशन में चेंज हो चुकी है। तो ये थी जी आज की स्टूडेंट्स स्टीरियो केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक एक चीज़ मैंने क्लियर करके आप लोगों को एक्सप्लेन किया है सिंपल वे में। तो इसको अच्छे तरीके से देखें, नोट्स को देखें, उसको प्रिपेयर करें, वीडियो लेक्चर सुनें, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं उसको नोट करें, अपने नोट्स में इंक्लूड करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।